दुर्गापुर नाम के एक गांव में तपन नाम का एक लड़का रहता था। वो देखने में हिष्ट पुष्ट था, मगर उसे हर समय कुछ न कुछ खाने की आदत थी। उसके पिताजी की गांव में परचून की दुकान थी और माँ दिन भर घर का काम किया करती थी। तपन महा आलसी लड़का था। वो बस दिन भर टीवी देखता रहता। तपन बेटा, आज तेरे स्कूल की छुट्टी है। तेरे दोस्त हर बार तुझे बुलाने आते हैं, मगर तू जाता ही नहीं। मगर माँ, मेरा मन नहीं करता, और अगर मैं बिना मन के उनके साथ खेलने गया तो मेरा उनसे किसी न किसी बात पर झगड़ा हो जाएगा। मगर बेटा, उस बात को 2 साल होने को आ गए हैं। माँ, आप इन लड़कों को नहीं जानती। अगर ये ऐसे ही दिन भर घर में पड़ा पड़ा खाता रहेगा और टीवी देखता रहेगा, तब तो ये बीमार पड़ जाएगा। मैं क्या करूं, कैसे समझाऊं इस लड़के को? माँ, मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है। हाँ, कुछ लाती हूँ। माँ, अगर घर में अचार पराठा रखा हो तो वही दे दो। माँ रसोई में जाकर तपन के लिए एक थाली लगाती है, जिसमें वो सब्जी, पराठा और अचार रखकर तपन के लिए ले आती है। तपन, आज थोड़ी सब्जी भी खा ले बेटा। तू रोज रोज रोटी के साथ अचार खाकर बोर नहीं होता है क्या? ये सेहत के लिए भी अच्छा नहीं है बेटा। माँ, इन सब बातों में कुछ नहीं रखा है। जो अच्छा लगता है बस खाओ पियो और ऐश करो। मगर बेटा, ऐसी लाइफस्टाइल से तो तू बीमार हो जाएगा। माँ, मैंने टीवी में देखा है, जिंदगी ऐसी ही जीनी चाहिए। अब आप मुझे ये अचार और पराठे का आनंद लेने दीजिए बस। तपन अपनी थाली में पराठे के साथ सिर्फ अचार खाता है। तपन अगली सुबह स्कूल के लिए तैयार हो जाता है। माँ, मैं रेडी हो गया हूँ। मेरे टिफिन में आपने आज कौन सा अचार रखा है? आज मिक्स्ड अचार है बेटा। ओके माँ। तपन माँ को बाय करके वहाँ से चला जाता है। यूं तो तपन आलसी और लापरवाह लड़का है, मगर इसके उलट वो पढ़ाई में बहुत ही अच्छा बच्चा है। भगवान, मेरे बेटे की रक्षा करना। माँ घर के अंदर वापस आती है। तभी पड़ोस की अनीता भाभी तपन की माँ के पास आती है। अरे हिना जीजी, क्या मौसम में कुछ गड़बड़ है? अरे नहीं अनीता, मौसम तो एकदम साफ लग रहा है। नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था जीजी। दरअसल मेरे घर के अचार में कुछ अजीब तरह की फंगस लग गई है। ऐसे मैंने पहले कभी नहीं देखा। अच्छा, नहीं, मेरे यहाँ का अचार तो बिल्कुल ठीक ठाक है। शायद किसी ने गीले हाथ से छू दिया होगा, इसीलिए बर्तन में हवा लग गई होगी। अरे नहीं जीजी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो हर साल भर भर के अचार बनाती हूँ, आपको तो पता है ना। मगर पहली बार मेरे यहाँ अचार खराब हुआ है, और वो भी बहुत अजीब तरह से। मुझे तो इसका कोई आइडिया नहीं है अनीता। मुझे लगता है कि तुम्हें जानकी काकी से इस बारे में बात करनी चाहिए। हाँ जीजी, सही कहती हो आप। मेरा बहुत नुकसान हो गया है, मैं उनसे पूछ कर आती हूँ। हाँ, इतना कहकर अनीता वहाँ से चली जाती है। तभी तपन की माँ को एक फोन आता है। हेलो, कौन? हेलो आंटी, मैं लीना बोल रही हूँ। अरे हाँ बेटा, बोलो। मेरे पास तुम्हारी मम्मी आई थी, तुम्हारा नंबर नहीं था ना, इसीलिए पहचान नहीं पाई। कोई बात नहीं आंटी, एक्चुअली मम्मी शहर गई हुई हैं, इसीलिए मैं आपको फोन कर रही हूँ। हाँ बेटा, बोलो ना, क्या बात है? आंटी, मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे लगता है कि मुझसे कोई गलती हो गई है। अरे क्या हुआ बेटा? आंटी, मुझे भूख लग रही थी। मैंने अभी थोड़ी देर पहले जैसे ही थाली में अचार निकाला तो उसमें से अजीब सी बदबू आ रही है, और पता नहीं कितनी गंदी फंगस लगी हुई है इसमें। आप तो इतना अच्छा अचार बनाती है ना, मम्मी को भी आपने ही अचार बनाना सिखाया था, तो मैंने सोचा कि मेरी थोड़ी हेल्प कर देंगी आप। मुझे अचार बनाना सिखा दीजिए ना, वरना मम्मी मेरी हड्डियां तोड़ देंगी। ये सुनते ही तपन की माँ को झटका लगा कि एक ही जैसी बात 2 लोग कैसे कर रहे हैं। अब हाँ बेटा, तुम्हारा मन करे तो तुम आ जाना। माँ जैसे ही फोन रखती है, वो देखती है कि तपन स्कूल से जल्दी वापस आ गया। अरे, आज तो तुम्हारा कोई एग्जाम नहीं था, फिर भी तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? पता नहीं माँ, स्कूल वालों ने इमरजेंसी में छुट्टी दी है। अब क्या हुआ है ये सब तो मैं नहीं जानता, बस इतना पता है कि मुझे भूख लग रही है। मैं कपड़े बदल कर आता हूँ। आप प्लीज मुझे आज अचार के साथ नमकीन चावल दे दीजिए।
स्कूल में कैसी इमरजेंसी आ गई है बेटा? तपन की माँ तपन से ये पूछती है कि तभी उनकी नजर बाकी स्कूल के लौट रहे बच्चों पर पड़ती है। अरे हो क्या रहा है आखिर हमारे गांव में? इतना सोचते हुए माँ रसोई घर में जाकर फटाफट तपन के लिए नमकीन चावल बनाकर उसमें जैसे ही अचार रखने के लिए बर्तन खोलती है, उसके हाथ से बर्तन छूटकर नीचे गिर जाता है और जमीन पर अचार फैल जाता है। बर्तन के टूटने की आवाज सुनकर तपन रसोई घर में आता है। माँ आप ठीक है ना? ये कैसे हुआ? अरे हाँ मैं ठीक हूँ बेटा, मगर माँ इसमें से तो बहुत गंदी बदबू आ रही है। हाँ बेटा, सुबह तक तो सब कुछ सही था। मुझे लगता है हमारे गांव में कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। तभी तपन के पिताजी घर पर आते हैं और तपन और उसकी माँ को आवाज लगाते हैं। तपन, हीना, अरे कहाँ हो तुम लोग? जल्दी आओ। तपन और माँ पिताजी की बात सुनकर उनके पास आते हैं। क्या हुआ पिताजी? अरे वो सरकार की तरफ से इमरजेंसी लगा दी गई है, सब कुछ बंद करवाया जा रहा है। मगर हुआ क्या है जी? ये तो कोई नहीं जानता, बस इतना पता है कि हमारे गांव में शायद कोई वायरस फैल गया है जो अभी सिर्फ खाने पीने की चीजों पर अटैक कर रहा है। हो सकता है वो इंसानों पर भी अटैक करे, इसीलिए हमें बहुत सोच समझकर कदम उठाने होंगे। अरे घर में इतनी बदबू किस चीज की है? मुझे लगता है कि अभी इस वायरस ने हमारे घर के अचार पर अटैक किया है। सबके साथ हमारे घर का अचार भी सड़ गया है, उसी की बदबू है। अगर ऐसी बात है तो हमें अचार को घर से निकालकर कहीं दूर फेंकना होगा, कहीं ऐसा ना हो कि ये वायरस और भी चीजों में फैल जाए। ठीक कह रहे हैं जी आप। तपन की माँ रसोई घर में जाती है और वो मुंह पर मास्क लगाती है और वो अचार को एक अलग बर्तन में भरकर पिताजी को देती है। पिताजी भी चेहरे पर मास्क लगाते हैं। तभी तपन भी अपने चेहरे पर मास्क लगाए पिताजी से कहता है, पिताजी अब मैं बड़ा हो गया हूँ, ये सब कुछ समझने लगा हूँ। मैं नहीं चाहता कि आप अकेले जाएं, मैं आपके साथ चलूंगा। इतना कहकर तपन और उसके पिताजी गांव से थोड़ी दूर पर एक खंडर के पास फेंकने के लिए चले जाते हैं। खंडर के पास जाकर तपन और उसके पिताजी को जो दिखता है उससे उनके होश उड़ जाते हैं। पापा यहाँ तो लगता है कि 2 मिनट भी और रुके तो जान चली जाएगी, कितनी बदबू है यहाँ। हाँ बेटा, मुझे लगता है गांव के सभी लोगों के घरों का अचार खराब हो गया है और सबने यही डाल दिया है। तपन और उसके पिताजी चारों तरफ नजर घुमाकर देखते हैं। उन्हें हर जगह अचार का कीचड़ ही कीचड़ नजर आता है। वो भी अपने घर का अचार वहाँ डालकर वापस आ जाते हैं। पापा मुझे अचार बहुत पसंद है, अगर ऐसा चलता रहा तो क्या मैं कभी अचार नहीं खा पाऊंगा? नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। समय हमेशा एक जैसा नहीं होता, ये बदलता जरूर है। थोड़े ही दिन में देखना इस वायरस का पता चल जाएगा और तब इसकी दवा भी बना दी जाएगी और तुम दोबारा से अचार खा पाओगे। पिताजी और तपन घर पहुंचते हैं। देखते ही देखते गांव में सन्नाटा छा जाता है। गांव की गलियां, सड़कें, दुकानें सबके सब शांत हो जाते हैं। लोग अपने अपने घरों के अंदर बंद हैं। तपन और माँ खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। पिताजी और माँ तो खाना खाना शुरू कर देते हैं, मगर तपन खाना खाना शुरू नहीं करता। क्या हुआ बेटा? खाना ठंडा हो रहा है, खाओ ना। देखो, मैंने भिंडी की सब्जी, चावल, दाल और रोटियां बनाई है। कितना स्वादिष्ट खाना है। अरे चक्कर तो देखो तपन। माँ मुझे माफ करना। क्या हुआ बेटा? आप हमेशा कहती थी ना कि मुझे अचार के अलावा भी कुछ खाना चाहिए, लेकिन मैंने आपकी बात कभी सुनी ही नहीं। आज देखिए ना, मेरी थाली में कितना कुछ है मगर मुझसे खाया ही नहीं जा रहा। काश मैं आपकी बात मान लेता और सब्जी खाना सीख जाता। बेटा, ये टेस्ट हमारी जुबान से पहले हमारे दिमाग में होता है। तुम टेस्ट को लेकर ज्यादा सोचो मत, बल्कि अपने हेल्थ के बारे में सोचो। तब देखो तुम्हें यही खाना कितना अच्छा लगने लगेगा। आप ठीक कहते हैं पापा। तपन बेमन से खाना खाना शुरू करता है। वो पूरी थाली फिनिश कर देता है। आज पहली बार उसने ऐसा किया। उसे यकीन नहीं होता कि वो बिना अचार के भी रोटी खा सकता है। तपन की सुबह सुबह आँख खुलती है और वो एक नोटबुक लेकर बैठ जाता है। तभी उसकी माँ पूजा की थाली लिए उसके कमरे में आती है। अरे बेटा, उठते ही पढ़ने बैठ गए?
तेरा तो स्कूल भी बंद है ना? हाँ माँ, स्कूल तो बंद है, मगर मेरे दिमाग में कुछ चल रहा है, बस उसी को लिख रहा हूँ। ठीक है बेटा, मगर जल्दी से हाथ मुंह धोकर बाहर आ जा। तुम्हारे लिए नाश्ता बना दिया है मैंने। नाश्ता करते समय उसके पिताजी तपन से पूछते हैं। तपन, सब ठीक है ना बेटा? तुम थोड़े परेशान लग रहे हो। नहीं पिताजी, मैं एकदम ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ है मुझे। इसी तरह रोज सुबह होते ही तपन उठते ही नोटबुक में कुछ लिखना शुरू कर देता है और फिर दिन भर कभी माँ कभी पिताजी के साथ उनके कामों में हाथ भी बटाता है। माँ और पिताजी जानते थे कि तपन पढ़ाई में बहुत अच्छा है, मगर इसके बावजूद भी कभी तपन को इतने डेडिकेशन के साथ कुछ लिखते पढ़ते नहीं देखा था उन्होंने। हिना, तपन को क्या हुआ है? आजकल जब देखो एक नोटबुक में कुछ लिखता रहता है, किसी को दिखाता भी नहीं है और बताता भी नहीं है कि क्या चल रहा है। हाँ, मैंने भी ये बात नोटिस की है जी। मुझे भी तपन का ये सब करना समझ में नहीं आ रहा है। कहीं कुछ तो गलत हो रहा है, बस मुझे इसी बात की चिंता लगी रहती है। तुम चिंता मत करो, मैं देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। पिताजी उसी रात को जब तपन सो रहा होता है तब उसके कमरे में जाकर उसकी नोटबुक चेक करते हैं। अगली सुबह तपन बहुत खुश नजर आ रहा है। आज वो उठते ही नोटबुक पर कुछ नहीं लिखता, बल्कि एक बकेट में पानी भरकर किचन से कुछ सामान लेता है और उन्हें मिक्सर में चलाता है और उसका पाउडर बनाकर उस पानी में डाल देता है। वो अब अपने पूरे गांव में उस पानी से स्प्रे करता है और अपनी माँ से कहता है, माँ, क्या तुम आज मेरे लिए अचार बना सकती हो? मगर बेटा, अगर मगर छोड़ो माँ, क्या तुम ऐसा कर सकती हो? हाँ बेटा, मैं बनाती हूँ, मगर इसमें 2-3 दिन का टाइम लगेगा। कोई बात नहीं माँ, मैं वेट करूँगा। आप प्लीज मेरे लिए अचार बना दो ना। माँ अचार बनाकर 2-3 दिन घर में आ रहे धूप में उसे रखती है और फिर चौथे दिन तपन से कहती है, बेटा अचार तो बन गया है, मगर मेरी इस जार का ढक्कन खोलने की हिम्मत नहीं हो रही है। अगर ये अचार भी सड़ गया तो? तपन अपनी माँ से कुछ नहीं कहता। वो चुपचाप से जार का ढक्कन खोलता है और उसमें से अचार निकालकर खाता है। माँ, क्या अचार बनाया है, मजा आ गया। मगर तपन, तुमने ये सब कैसे किया? क्या किया, कैसे किया, वो सब मैं आपको बाद में बताऊंगा पापा। पहले आप मेरे साथ उस खंडहर के पास चलिए जहाँ अचार का कीचड़ जमा हुआ है, नहीं तो उसकी वजह से हमारे गांव में कोई और बीमारी फैल जाएगी। अरे, मुझे कोई बताएगा कि हो क्या रहा है? माँ, पहले हमें खाना लगा कर दो, सब्जी और अचार के साथ, तब सब कुछ बताऊंगा। पिताजी, माँ और तपन खाना खाने बैठते हैं। तब तपन कहता है, माँ, मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ। अपने आलस के चक्कर में कभी अपने हुनर को पहचान ही नहीं पाया। आज जब मेरे गांव में आफत आई तो मुझे पता चला कि मैं इसका सॉल्यूशन निकाल सकता हूँ, और बस मैंने ठान लिया और करके दिखाया। वैसे सही भी तो है ना कि अब इस वायरस के चक्कर में कम से कम मेरा आलस तो खत्म हुआ और साथ में मैं सब्जियां खाना भी सीख गया। माँ, थोड़ा अचार और देना प्लीज। माँ और पिताजी तपन की बातें सुनकर हंसते हैं। गुजरात के एक बड़े शहर में निर्मल अपने पति रमेश और बेटी पिंकी के साथ रहती है। पिंकी की उम्र शादी के लायक हो गई है, लेकिन रमेश शराब पीता है, लेकिन सबसे ज्यादा वो सट्टा लगाता है और जुआ खेलता है। इसलिए वो बहुत गरीब हैं और पिंकी की शादी अब तक नहीं हुई है। निर्मल मजदूरी करके अपना घर चलाती है। निर्मल सुबह काम पर जाने के लिए निकली, तभी उसका शराबी पति उसे रोकता है। जाने से पहले मुझे 100 रुपए दे जाना। मेरे पास पैसे नहीं हैं। रोजाना कमाती है और मुझे पैसे नहीं देती। दिन भर में 100 रुपए ही कमा पाती हूँ, उसमें तुम्हें खिलाऊं या पिलाऊं? पति परमेश्वर होता है, उसकी पूजा करना हर नारी का धर्म है। मेरे पास पैसे नहीं हैं और अब मैं पूजा भी नहीं कर सकती। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझसे ऐसे बात करे? अभी बताता हूँ तुझे। रमेश निर्मल की पिटाई करने के लिए एक डंडा लाता है, तभी पिंकी बीच में आ जाती है। पापा, आप नशे में इतने पागल हो गए हैं कि माँ पर हाथ उठा रहे हैं, और वो भी उस माँ पर जो आपको कमा कर खिलाती है।
ओ अच्छा, मतलब कि तुम माँ बेटी एक साथ हो और तू अब इतनी बड़ी हो गई कि अपने बाप से जबान लड़ाएगी। आज तू भी पिटेगी। माफ कर दो, बच्ची है। माफ किया, लेकिन सिर्फ शाम तक के लिए, और आज से ये भी तेरे साथ काम पर जाएगी। इससे घर की आमदनी डबल हो जाएगी। हाँ, डबल आमदनी से तेरी शराब का बजट बढ़ जाएगा। निर्मल अपनी बेटी पिंकी को भी काम पर ले जाती है। दोनों माँ बेटी पत्थर ढोने का काम कर रही हैं। तभी चारों तरफ से बादल घिर आते हैं। लग रहा है अब बारिश का मौसम शुरू हो रहा है और अब 3-4 महीने तक काम अच्छा नहीं चलेगा। मैंने तुम्हारी शादी के लिए कुछ पैसे बचा कर रखे हैं। इस बारिश के मौसम में जो भी काम मिलेगा उससे बचत करके मैं तेरी शादी करवा दूंगी और तेरा इस शराबी बाप से पीछा छूट जाएगा। निर्मल पिंकी को ये सब बता रही है, तभी बादल बरसने लगे और बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। सभी मजदूर एक तरफ हटने लगे और छाता लगाकर उनका ठेकेदार आया और बोला, अरे मूर्खों, ये बारिश है और बारिश में पानी गिरता है। इस पानी से तुम गलोगे नहीं, इसलिए समय बर्बाद मत करो और चुपचाप काम पर लग जाओ। अंकल, हम भी इंसान ही हैं, बीमार पड़ जाएंगे, कुछ तो रहम करो। थोड़ा तमीज से बात कर गरीब लड़की। अगर पूरे पैसे चाहिए तो बारिश में भी काम करना होगा, वरना आज के 100 रुपए में से आधे पैसे कट जाएंगे। ठेकेदार अपना हिटलर वाला फरमान सुनाकर चला जाता है और वो लोग काम पर लग जाते हैं। बारिश भी खूब जमकर बरसती है और नतीजा ये होता है कि पिंकी और निर्मल दोनों की ही तबीयत खराब हो जाती है। पिंकी बेटा, अब हमें घर चलना चाहिए क्योंकि तबीयत खराब होती ही जा रही है और बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही। हाँ माँ, चलो अब चलते हैं। लेकिन माँ, ठेकेदार आज के पैसे नहीं देगा तो आज खाएंगे क्या? हाँ बेटी, हम गरीब लोग तो रोज कमा कर ही खाते हैं, लेकिन फिक्र मत कर, भगवान कोई न कोई रास्ता निकाल ही देंगे। दोनों माँ बेटी जैसे तैसे बारिश में घर पहुँचती हैं। दोनों माँ बेटी घर जाकर देखती हैं कि रमेश की ज्यादा हालत खराब है और वो खून की उल्टियाँ कर रहा है। पापा, क्या हुआ आपको? बारिश है, हॉस्पिटल लेकर कैसे चले? मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊंगा क्योंकि हमारे पास तो पैसे नहीं हैं। पापा, माँ ने कुछ पैसे मेरी शादी के लिए बचा कर रखे हैं, हम उनसे आपका इलाज कराएंगे। पापा, आप ज्यादा मत सोचो। हाँ, अब जल्दी से चलो। माँ, लेकिन इस समय तो बाहर कोई रिक्शा भी नहीं है, हम दोनों इन्हें अपने हाथों पर उठा कर ले चलेंगे। निर्मल और पिंकी रमेश को अपने हाथों पर उठाकर बारिश में हॉस्पिटल ले जाती हैं। कुछ घंटों तक रमेश का इलाज चलता है और फिर डॉक्टर पिंकी के पास आता है और उसे रमेश की हालत के बारे में बताता है। तुमने जो पैसे जमा किए हैं काउंटर पर, वो तुम्हारे पिता की हालत से बहुत कम हैं और साथ में वो पानी में भीगे भी हुए हैं। डॉक्टर साहब, हमारे जीवन भर की कमाई ये पैसे ही हैं और आज ये भी बारिश में भीग गए। मैं भी पहले गरीब मध्यम परिवार से था तो मैं अच्छे से समझ सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे पिता का लीवर खराब है जिसके इलाज में बहुत पैसे लगेंगे। ये क्या कह रहे हैं आप? हाँ बेटा, मैं सच कह रहा हूँ, लेकिन नया लीवर लगवाने के लिए 50 लाख रुपयों की आवश्यकता पड़ेगी। हमने तो कभी 50,000 नहीं देखे। अगर अपने पिता को बचाना चाहती हो तो तुमको कोई ऐसा आदमी खोजना होगा जो अपना लीवर दे सके। मैं दूंगी अपना लिवर। भावुक होकर कोई फैसला नहीं लेना चाहिए, ये मेरा अंतिम फैसला है। इसमें तुम्हारी जान भी चली जाएगी। आप ज्यादा मत सोचिए और माँ को मत बताइएगा। अब जल्दी से जल्दी पापा का लिवर बदल दीजिए। डॉक्टर पिंकी को भी ऑपरेशन थिएटर में ले जाते हैं और उसका लिवर निकाल लेते हैं। पिंकी उस बेड से फिर कभी नहीं उठी। डॉक्टर पिंकी की माँ को सारी बात बता देता है और वो बहुत रोती है। अगले दिन रमेश को भी होश आ जाता है और जब वो पिंकी के बारे में पूछता है तो निर्मल रोते हुए उसे सब बता देती है। मैंने बचपन से और अब तक अपने पिता होने का फर्ज नहीं निभाया, लेकिन वो बेटी होने का फर्ज निभा गई। भगवान भी मुझे माफ नहीं करेगा। रमेश बहुत रोता है और निर्मल उसे संभालती है। अब उसने सारे बुरे काम बंद कर दिए और कमाना शुरू किया। रीटा की माँ सौतेली थी। वो सबके सामने तो रीटा के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करती, लेकिन अकेले में उसे खूब खरी खोटी सुनाती। सुन, तेरी माँ ने तुझे मरने से पहले ये नहीं सिखाया कि दिन भर गाय की तरह चरती रहती है।
कभी कुछ काम भी कर लिया कर, सारा दिन बस बैठी रहती है। माँ, सुबह 4 बजे उठा देती हो, खुद तो सोती रहती हो, मुझे ही घर का सारा काम करवाती हो। खाना बनाने से लेकर सफाई, आपने तो काम वाली भी छुड़वा दी। मैं पिताजी से बात करूंगी कि आप सबके सामने कुछ और पीछे कुछ और हो। हाँ हाँ, जा बता दे। मैं तो कहती हूँ कुछ ऊपर से भी लगाकर बता देना कि मारती हूँ, पीटती हूँ, लेकिन ये सोच लेना तेरी तो हो गई शादी की उम्र, लेकिन पीछे जो तेरा छोटा भाई है ना, उसकी पढ़ाई लिखाई पर ठप्पा बैठ जाएगा, समझी? रीटा बस इसी बात से डरा करती थी कि उसके छोटे भाई की पढ़ाई उसकी सौतेली माँ छुड़वा ना दे, क्योंकि उसकी असली माँ हमेशा अपने बच्चों को अच्छे से अच्छा पढ़ाना चाहती थी। देखो माँ, सब करना, लेकिन मेरे भाई की पढ़ाई मत छुड़वाना। मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगी, वादा करती हूँ। अब आई ना लाइन पर, बहुत हीरोइन बनती है। खुद को ये नहीं पता कि तेरी भी अम्मा हूँ, मैं भले सौतेली ही सही। अब जाकर जितने धुले बर्तन हैं सबको कपड़े से पोंछकर सुखा दे और सजा दे। रीटा की सौतेली माँ एक बार पार्क में वॉक कर रही थी कि उसका भाई उसके पास आता है। अरे क्या बताऊं बहन, हम लोगों के हाथ में लॉटरी लग गई। पता है, तेरी सौतेली बेटी रीटा के लिए एक रिश्ता आया है। वो लोग बहुत अमीर हैं, लेकिन लड़का नालायक है, ना काम करता है ना धाम, बस सारा दिन घर पर दारू पीकर जुआ खेलता है। अरे तो खेलने दे जुआ, ये बता अपना फायदा क्या है उसमें? अब नालायक बेटे की शादी के लिए वो 5 लाख रुपए दे रहे हैं। बस लड़की अच्छी चाहिए, हम लोगों को क्या है, हम तो शादी करा देंगे चुपचाप और पैसे ले लेंगे, फिर ऐश ही ऐश है। सौतेली माँ को क्या चाहिए? पैसे, फिर चाहे बेटी का जो हाल हो। और वो तो सोचती है कि चलो अच्छा ही होगा कि बला टलेगी। वो पैसे लेकर रीटा की शादी सुनील से करवा देती है। तेरी माँ तो सौतेली थी, लेकिन सुना तुझसे बहुत प्यार करती थी। देखा विदाई में कैसे रो रही थी, लेकिन एक बात समझ नहीं आई, उसने पैसे के लिए तेरी शादी नालायक लड़के से क्यों कराई? कैसी बात कर रही हैं आप? प्लीज उन्हें नालायक ना बोलिए। आपने माँ को कितने पैसे दिए थे? 5 लाख रुपए पूरे कैश। तेरी सौतेली माँ और सौतेला मामा आकर ले गए थे। रीटा सास की बात सुनकर अगले दिन मायके जाती है, जहाँ सौतेली माँ नोट गिन रही होती है। रीटा माँ से पैसे उठा लेती है और माँ को जोर से चिल्लाती है, शर्म आनी चाहिए आपको। एक बेरोजगार शराब पीने वाले लड़के से आपने मेरी शादी करवा दी, बस इन चंद पैसों के लिए। ये भी नहीं सोचा कि मैं सारी जिंदगी कैसे गुजर बसर करूंगी। शादी से पहले सौतेली माँ का दुख झेला और अब शादी के बाद पति का दुख झेलूं। चल चल पैसे यहाँ दे, नहीं तो तू जानती है ना, तेरे भाई को घर में बैठा दूंगी। तभी वहाँ रीटा का छोटा भाई रोते हुए आ जाता है। दीदी दीदी, तुम क्यों चली गई? ये सारा तुम्हारा काम मुझसे करवाती है, और तो और देखो पोछा लगा लगा कर मेरा हाथ कैसा हो गया है। रीटा भाई की हालत देखकर इमोशनल हो जाती है। वो सौतेली माँ को सारा पैसा दे देती है और कहती है, ये लो माँ, बस मेरे भाई पर अत्याचार मत करो। पिताजी दूसरे शहर रहते हैं, यहाँ सिर्फ यही तो है आपके पास, इससे भी आप परेशान करके रखती हो। अच्छा, इतनी चिंता है तो साथ ले जा, लेकिन ये जान ले, बहन के मायके में उसका भाई कुत्ते की तरह होता है। रीटा को समझ नहीं आता कि वो क्या करे। वो वहाँ से चली जाती है, लेकिन भाई को जल्द आने की बात भूलकर जाती है। रीटा ससुराल में दुखी रहने लगती है। एक दिन पति जब होश में आता है तो, क्या बात है रीटा, कोई परेशानी है क्या? मैं जानता हूँ मेरे जैसे पति किसी को नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी सौतेली माँ के कारण तुमने मुझसे शादी की। मैं तुम्हारा एहसान नहीं भूलूंगा रीटा, मैं कोशिश करूंगा कि कभी शराब न पीऊं। रीटा पति की ओर मुस्कुराकर देखती है। पहली बार किसी ने उससे उसकी परेशानी का कारण पूछा था। रीटा पति के सामने टूट सी जाती है और रोने लगती है। नहीं नहीं, मुझे आपसे कोई शिकवा, कोई शिकायत नहीं है। मैं तो अपने भाई को लेकर परेशान हूँ। सौतेली माँ मेरे जाने के बाद घर का सारा काम उससे करवाती है, जबकि वो पढ़ाई में बहुत अच्छा है।
बस उसी की चिंता रहती है। ओह, इतनी छोटी सी बात, पहले क्यों नहीं बताया? हम लोगों का नैनीताल में स्कूल है। मैं अभी प्रिंसिपल को बोलकर वहां एडमिशन हॉस्टल में रहने, खाने, पढ़ाई की व्यवस्था करा देता हूँ। रीटा पति की बात सुनकर खुश हो जाती है। जल्दी ही रीटा के भाई का नैनीताल के स्कूल में एडमिशन हो जाता है। भाई बहन दोनों खुशी खुशी रह रहे होते हैं। पति भी शराब पीना बंद कर देता है। लेकिन एक रोज रीटा के ससुर उसके पास आते हैं। बेटा रीटा, तेरे आने के बाद सुनील काफी सुधर गया है। वो अब पीता भी नहीं है। लेकिन मेरी बस एक चिंता है कि वो कोई काम नहीं करता। हम लोगों का इतना बड़ा बिजनेस है, वो अगर काम नहीं करेगा तो एक दिन सब खत्म हो जाएगा। अब इसका इलाज भी तू कर दे। रीटा कुछ सोचती है, फिर पिताजी, मैं आपको जैसा कहती हूँ आप इनसे वैसा ही बोलिएगा। हो सकता है ये आइडिया काम कर जाए। फिर रीटा ससुर को कुछ बोलती है और फिर अगले दिन रीटा पति को कहती है, सुनिए, मैं माँ बनने वाली हूँ। मुझे दवाई दिलाने के लिए डॉक्टर के पास ले चलिए। कुछ पैसे रख लीजिए, कुछ फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स ले लेते हैं। सुनील पापा के पास जाता है और उन्हें खुशखबरी देता है और पिता से पैसे मांगता है। पिता सोची समझी प्लान के तहत, अरे कैसे पैसे? मैं तुम लोगों को पाल रहा हूँ, वो क्या कम है जो एक और आ रहा है? अरे बच्चे पैदा कर रहे हो तो उसके पालने का इंतजाम भी करो। मैंने कोई खैरात या धर्मशाला थोड़ी खोली है। सुनील, ये बच्चा पैदा मत करो क्योंकि मेरे पास अब पैसे नहीं हैं। सुनील पिता की बात से इतना परेशान हो जाता है कि वो रीटा के पास आकर रोने लगता है। पता नहीं पिताजी खुद को क्या समझते हैं। पैसे देने से इनकार कर दिया, बोलते हैं बिजनेस संभालो। पैसे देने से इनकार कर दिया। अरे उनका नाती होने वाला है, अपने नाती के लिए उनके पास पैसे नहीं हैं। कैसे दादा हैं ये? और मुझे बोलते हैं कि बिजनेस संभालो वरना बच्चे मत पैदा करो। अरे अरे कोई बात नहीं। वैसे पिताजी बात तो सही कह रहे हैं, कहने को इतना बड़ा बिजनेस, लेकिन कौन संभाले? पिताजी के बाद तो सब बेकार है ना। और बिना पैसे के हम लोगों के बच्चे की तो भीख मांगने की हालत। सुनील रीटा को बीच में ही रोक देता है। भीख नहीं, नहीं, मेरा बच्चा भीख नहीं मांगेगा। उसके लिए चाहे मुझे दिन रात मेहनत क्यों न करनी पड़े। सुनील बिजनेस पूरी ईमानदारी और लगन से संभाल लेता है। इतना ही नहीं, उसका बिजनेस और ज्यादा तरक्की करता है और रीटा की जिंदगी खुशहाल हो जाती है।